हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th एसएसटी ज्योग्राफी, एक और न्यू चैप्टर। नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग सब जानते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना किसी भी चीज़ को। क्या बनेगा इसमें? क्या बनाएंगे हम लोग? कुछ नहीं, बहुत सिंपल। यहाँ हम बनाएंगे रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा उसे हम यहाँ पर बनाएंगे। किस में बनाएंगे? किसी भी एक अच्छी यूजफुल गुड्स में। ठीक है ना? तो चलते हैं भाई इसकी साइड, और आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंसान तो हम सब है ना? है ना? बस एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, लोगों के दिलों में आप राज करें। कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग जाने के बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की साइड। तो बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, आखिर ये इंडस्ट्रीज होती क्या है। देखो, रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल मतलब जैसे माना कि एक लैंड है और लैंड पर हमने क्रॉप कर ली, फसल हो गई हमारी। ठीक है ना? जैसे ये हमने एक बना रखा, ये फसल हो गई हमारी, हो गई। अब क्या होगा इसका? क्या उसको फसल को हम डायरेक्टली खा सकते हैं? नहीं ना। जैसे माना ये बीट हुआ, ये सोचिए आप, तो क्या हम बीट अकेले ऐसे खा लेंगे बिना उसको ग्राइंड किए हुए? नहीं ना। तो वो जाता है कहाँ पर? वो जाता है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिनिश्ड गुड्स में मतलब वहाँ पर उस गेहूँ को साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद में उसको फ्लोर की शेप में, फ्लोर में चेंज कर दिया जाएगा। आटा उसको बना दिया जाएगा, वहां से बाहर निकल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर काम क्या हुआ? यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? ये काम कहाँ क्या हुआ? इसी को, यही होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलो, ये तो बीट का एग्जाम्पल था। कॉटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉटन उग गई, ठीक है। अभी कॉटन को कपड़ा बनाने के लिए हमें फैक्ट्री में तो देना ही पड़ेगा ना। बिना फैक्ट्री में दिए हुए क्या हम कॉटन पहन लेंगे क्या? नहीं ना। बस, तो क्या हमने, अब आप कहोगे डेफिनेशन तो लिखी नहीं। डेफिनेशन इसी में ही है ना? डेफिनेशन इसी में ही है। द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल is converted into finished goods are called मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? बिल्कुल। आप इसको डायग्राम बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एज यू विश। समझ आ गया इतनी बात? चलते हैं भाई आगे। क्यों जरूरत है इनकी आखिर? अब आप समझो क्यों जरूरत है इनकी। आप एक बताओ मुझे, अगर ये नहीं होंगी तो क्या हम ये खाएंगे या हम कॉटन पहन लेंगे? सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है। इसी इंपॉर्टेंस को देखो, हम इसकी इंपॉर्टेंस बता दें। रिड्यूस डेवलपमेंट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी हमारी कम है भाई। वहां से सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। या हर चीज़ जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर से आएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी रॉ मटेरियल हैं, बहुत सारी ये तो हमारा कौन सा सेक्टर हो गया? ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एक्सट्रैक्ट या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आती है ना, या माइनिंग आती है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारी कम हो गई। ठीक है, अब जैसे माइनिंग से निकल के आती हैं जो भी चीज़ें हमारे हैं, और मिनरल्स वगैरह, उनको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे स्टील पढ़ाएंगे अभी हम आगे, इसमें प्लांट्स एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी जो बहुत कुछ थी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, वो थोड़ी सी यहाँ पर कैसी हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, एक्सपेंड ट्रेड, भाई यहाँ से बन करके आए फिनिश्ड गुड्स हमारे पास बहुत सारा है। इसका मतलब हम यहाँ पर बिजनेस हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा कॉमर्स और ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी, जब इतना सारा सब कुछ, और इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ से आएगा, क्योंकि
यहाँ पर भी काम कर रहे हैं लोग और यहाँ पर भी काम कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोगों के पास इंक्रीज इनकम अच्छी आ रही है, अच्छी इनकम आ रही है तो वो ग्रो करेंगे तो पॉवर्टी भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सारे पॉइंट यहाँ कवर हो गए, ठीक है। और रिड्यूस डिस्पैरिटीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट वाइज जो डिस्पैरिटीज है कि कोई तो स्टेट बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है, कोई वाला बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो ये जो डिस्पैरिटी है ना, ये जो इम्बैलेंस्ड है, ये इम्बैलेंसिंग यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। लोग बहुत कुछ इक्वल होने की यहाँ पर कोशिश हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? चलते हैं आगे और एक कदम आगे। वो कौन सी जगह होती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज को हम सेट कर सकते हैं? जैसे माना हमें एक फैक्ट्री खोलनी है ना, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अपने दिमाग में रखेंगे कि अब हर जगह तो फैक्ट्री नहीं खोल सकते हम, है ना। तो कुछ तो हमें लोकेशन देखनी होगी ना कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो हम दिमाग में रखेंगे, तब हम जाकर के किसी भी एक फैक्ट्री का लोकेशन सेट करेंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? पहले आता है रॉ मटेरियल। भाई फैक्ट्री आप ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, जिस चीज़ की आपकी फैक्ट्री आराम से मिल जाए। मालूम पड़े आपने यहाँ बना लिया और आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो इंडिया के दूसरे कोने से आ रहा है, तो आने जाने में इतनी कॉस्टिंग लग जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगी आपके बनाए हुए सामान की। तो रॉ मटेरियल आपको आराम से मिल जाए। पावर रिसोर्सेस, भाई फैक्ट्री है, बिना मशीनों के तो चलेगी नहीं, तो पावर, लाइट अच्छे से आपको वहाँ मिल रही हो, आप इतनी जाके इंटीरियर इलाके में ना चले जाएं जहाँ पर लाइट की सप्लाई ही ना हो। समझ गए? वाटर, बिना पानी के कुछ नहीं है। क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हो, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जहाँ पर आप काम ना कर सकते हो, ना बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ती हो जहाँ आप काम ना कर सकते हो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन का देखना भी आपकी फैक्ट्री पर डिपेंड करता है कि आपकी फैक्ट्री है किस चीज़ की आखिर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलते हैं अब आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की साइड। तो भाई आपको लेबर आराम से मिल जाए, क्योंकि फैक्ट्रीज है तो काम करने के लिए आपको लोग चाहिए। मालूम पड़े आपको लेबर ही नहीं अवेलेबल हो रहा, आपने इतनी ज़्यादा इंटीरियर में लोग वहाँ जा कर के अपनी फैक्ट्री सेट की है कि वहाँ कोई नहीं रहता आसपास। अच्छा, दूसरी चीज़ कैपिटल, ये मेन चीज़ है भाई। बिना पैसे के कुछ नहीं है आज के टाइम पे, तो आपके पास कैपिटल प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर कैपिटल को अरेंज करने के लिए जैसे बैंक है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप कहीं और से क्रेडिट ले रहे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए, जो आपको कैपिटल इजीली अरेंज हो सके, ठीक है। उसके बाद आते ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, है ना, कि आपने सामान तो बना के रख लिया, अभी उसको लोड करने के लिए मालूम पड़े रोड ही नहीं है ना, वहाँ तक आपका लोडर भी नहीं आ सकता है, ऐसी इतनी उबड़ खाबड़ रोड पे आपने बना के रख ली अपनी फैक्ट्री, तो भी आपकी नहीं चलनी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी। मार्केट पास, एक और चीज़ आ जाती है मार्केट, आपकी परचेजिंग के लिए और आपकी सेल के लिए आपके पास मार्केट हो। आप जिस चीज़ को बना रहे हैं, बात समझे मेरी, आप जिस चीज़ को बना रहे हैं उसका मार्केट आपके आजू बाजू होना चाहिए। कहाँ से आप परचेज करेंगे, कहाँ पे आप सेल करेंगे, है ना। मार्केट ही अगर पास में नहीं होगा, जैसे माना आपकी वूल का है, आपने एक ऊन की फैक्ट्री बना रखी है, आपके यहाँ ऊन बनता है, समझिए आप। अब आपके यहाँ, आपकी जो एरिया में आप रहते हो, आपके यहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, बेकार हो गया ना, आपको कौन खरीदेगा आपके ऊन, बताइए। या फिर आप बहुत दूर भेजेंगे, बहुत दूर आप भेजेंगे तो वहाँ पे आपको उतनी कॉस्टिंग आपकी लग जाएगी, लेबर कहाँ से मिलेगा आपको। हर चीज़ को सोच करके फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए, उनके रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए हम अपनी फैक्ट्री को सेट करेंगे। जैसे आप किसी ऐसी केमिकल फैक्ट्री को, आपकी है फैक्ट्री है जिसमें केमिकल्स बनते हैं, तो आप उसको किसी मिड ऑफ द सिटी नहीं बना सकते, क्योंकि केमिकल्स इज हैजर्डस फॉर द ह्यूमन बींग्स ना, दैट्स वाई, है ना। आपने जो बना रखा है उसकी चिमनी आपकी बहुत ऊंची होनी चाहिए, जो जिससे निकलने वाला स्मोक डायरेक्टली इन्वायरमेंट में पहुंच सके, सही है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए आपको अपनी जो भी आपकी फैक्ट्री है उसका लोकेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। ये तो आपका लोकेशन आपको क्लियर हो गया, आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर। अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की साइड, कि ये इंडस्ट्री इतनी सारी हैं, इसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन में।
नाउ लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। क्लासिफिकेशन किया है सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेसिस पर, राइट। रॉ मटेरियल के बेसिस पर हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज इसका मतलब कौन सी हो गई, जिसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है, समझ गए, जिसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल ही बहुत हैवी होगा, वेटेड होगा, समझ गए। लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल बहुत हल्का होगा, वेट होगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। बेस्ड ऑन लेबर या कैपिटल के हिसाब से, तो लार्ज इंडस्ट्रीज कौन सी हो जाएंगी, उन इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, ओवर देन 1 करोड़, ठीक है, तो वो हो जाएंगी हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज इसके अपोजिट, जिसमें छोटे मतलब कैपिटल से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद योर स्मॉल मिनिमम अमाउंट, ठीक है। ये हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज। नाउ बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, जॉइंट वेंचर और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। आप समझें, प्राइवेट मतलब जो पूरी तरीके से किसी भी एक इंडिविजुअल की होगी, पब्लिक जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की होगी, जॉइंट जहां पर एक इंडिविजुअल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके काम कर रहे होंगे, जैसे 10-5 लोग मिल जाएं और अपना एक बढ़िया सी अपनी खोल लें अपनी फैक्ट्री, जॉइंट वेंचर हो जाते हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्या होता है, इसमें जो ओनर होता है और उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं सब मिल करके काम करते हैं। भाई किसी ने कैपिटल लगा दी, किसी ने अपना उसमें फिजिकल वर्क अपना कर दिया, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं हम जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, और सॉरी कोऑपरेटिव कहते हैं उसको हम, और ये लोग प्रॉफिट को मिल करके शेयर कर लेते हैं, समझ गए। तो जॉइंट वेंचर्स कौन से होते हैं, जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम होंगे, है ना। जैसे हम सारे टीचर्स मिलकर के कोई एक कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव कौन सा होगा, जहां पर एक इंडिविजुअल होगा, माने एक जो ओनर होगा, बाकी उसके एम्प्लॉयज होंगे, वो मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक लोग अपनी कैपिटल खर्च कर रहा है तो दूसरे लोग फिजिकल वर्क दे रहा है उसमें, उसके बाद जो होने वाला प्रॉफिट है वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ठीक। चलते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। ये सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के सोर्स पर, यानी कि एक तो होते हैं एग्रो बेस्ड, यानी कि एग्रीकल्चर से इनका रॉ मटेरियल आएगा। दूसरे होते हैं मिनरल बेस्ड, यानी कि इनका रॉ मटेरियल मिनरल्स होंगे। एग्रो बेस्ड जैसे आप समझ रहे हो, शुगर है, वुलन है, सिल्क है, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी आ जाती है हमारी एग्रो बेस्ड में। और मिनरल बेस्ड में जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, मशीनी है, स्टील, आयरन एंड स्टील का है, तो ये सारी मिनरल बेस्ड हो जाती हैं, जिनका रॉ मटेरियल मिनरल है, जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पे बेसिस है। आगे चलते हैं लास्ट, बेस्ड ऑन रोल। तो रोल मतलब इसमें बेसिक होता है, एक बेसिक है और एक कंज्यूमर है। इसमें जो मेन जो रोल प्ले करेगा वो कौन कर रहा होगा, आपका कंज्यूमर रोल प्ले कर रहा होगा, माने आपने जो कुछ भी बनाना है वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाना है। और ये बेसिक हो जाते हैं, यानी कि आप बेसिक चीज़ों के लिए जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की जाती हैं, आप उसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम इन इंडस्ट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, आज सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कॉटन इंडस्ट्री को, ठीक है। अच्छा, कॉटन इंडस्ट्री ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, हमने क्लासिफिकेशन कराया आपको। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेसिस होती हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री आपको। और भी होती है एग्रो बेस्ड, जैसे शुगर है, जूट है, एडिबल ऑयल्स है, सिल्क है, ठीक है, या फिर वूलन जो टेक्सटाइल होता है वो इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं। कॉटन इंडस्ट्री को ही हमने सबसे पहले क्यों चूज़ किया, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्रीज का समझ लो सबसे जो टॉप मोस्ट पार्टनर है वो है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है कॉटन से, माने ये बेसिक है, ये एक मेन इंडस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। कॉटन में क्या आता है, कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल भाई जो हम कपड़े पहनते हैं सारे, ठीक है ना।
तो कपड़े का काम इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़े स्तर पर। अगर सारी इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहला वाला जो काम है वो हमारा किसका है, टेक्सटाइल्स का। ठीक है, मुंबई में सबसे पहले ये बनी थी 1854 में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मिल बनी थी 1854 में। 1854 में इसका मतलब क्या है आप समझ गए, 1854 इसका मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थोड़ा ही उनकी बस जरा बहुत ही उनको जानते थे इंडिया के बारे में, उससे ज़्यादा नहीं उनको नॉलेज थी। उसके बाद वो इंडिया में यहाँ पर आ गए थे। इसका मतलब समझ लो इंडिया में ये इंडस्ट्री उससे पहले ही सेटअप हो चुकी थी। कंडीशन तो ब्रिटिशर्स ने आके ख़राब की ना यहाँ पर। अच्छा था इंडिया, बहुत सही चल रहा था, है ना, धीरे चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो कंडीशन उन्होंने ख़राब की यहाँ पर आकर इंडस्ट्री की, वो सबसे ज़्यादा वर्स थी। उसके बाद फिर जब वो चले गए यहाँ से 1947 में, जब हमको आज़ादी मिल गई, उसके बाद धीरे धीरे NEP आया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ग्रो होना शुरू हुआ। ठीक है, चलो भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थोड़ी कुछ फीचर्स पढ़ लें भाई हम, है ना। जैसे फीचर्स मतलब कि क्यों अच्छा है भाई, एक तो ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, इसलिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। और क्या है, देखो ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है, पब्लिक में भी है, और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इसकी इंडस्ट्रीज हैं, माने ये गवर्नमेंट की भी इंडस्ट्रीज हैं कॉटन की, अगर हम देखें ये प्राइवेट भी हैं, और ये अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज भी हैं। क्लोजली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से अगर लिंक्ड है तो वो क्या है, कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन वहाँ से उगता है, उसके बाद सीधे फैक्ट्री में आ जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड है, एक जगह इकट्ठा नहीं है, बल्कि ये कैसा है, फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ। एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन माने जो एक जगह पे हो खाली, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो बिखरा हुआ हो चारों तरफ। ठीक है, ऑल्सो सपोर्ट फॉर अदर इंडस्ट्री, जैसे केमिकल है, डाई है, मिल है, इन इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करता है। आई थिंक महात्मा गांधी ने ऐसे थोड़ी कहा था कि भाई खादी पहनो, खादी को आप आगे बढ़ाओ, खादी के लिए काम करो। ठीक है, क्या चाहते थे वो, सिर्फ इतने तो चाहते थे कि जो देश में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी को हम यूज़ करें, उसी को बनाएं, अपने हाथ से बनाएं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इसमें प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर से क्या आता है निकल करके, एग्रीकल्चर से सिर्फ कॉटन आती है निकल के। कॉटन के बाद उसका यार्न बनाना, यार्न के बाद उसकी वीविंग करना, माने उसको बुनाई करना, बुनाई के बाद फिर उसको डाई करना, और डाई के बाद उसको गारमेंट की शेप दे देना, तो प्रोसेसिंग है ना। महात्मा गांधी क्या कहते थे, इसीलिए तो वो स्पिनिंग व्हील में यानी कि चरखे पे उसको चलाते रहते थे, है ना, और फिर उससे वो धागा बनता रहता था, और धागे से फिर वो क्या बनता था, उसको वीविंग कर दिया जाता था, माने उसको बुन दिया जाता था, है ना। हैंडलूम, और एक होता है मशीनरी यानी कि लेबर लूम। ठीक है, उसको हम मिल लूम भी कह सकते हैं। हैंडलूम माने जो हाथ से बनेगा, ठीक है, और मशीन लूम मीन्स जो मशीनों से या फिर मिल में बनाया जाएगा। अब इस टाइम पे हैंडलूम है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पर डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है हैंडलूम का, क्योंकि हैंडलूम से बने हुए एक तो जो कपड़े होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि हाथ से बनाने में उसको बहुत ज़्यादा उनका लेबर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इतनी पॉपुलेशन है, कैसे उससे पूरा हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हम मशीनों से बनाने लगे उसको, तो मशीनें ज़्यादा और बहुत जल्दी काम करने लगी। ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन फिर भी हैंडलूम और मशीन लूम दोनों ही इंडिया में हैं। चलते हैं आगे, वो कौन से फैक्टर्स हैं, जब हम कॉटन इंडस्ट्री अपनी सेट करना चाहेंगे तो हम किन फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तो वाइड मार्केट होना चाहिए, भाई कहाँ बिकेगा सामान हमारा। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए हमारे आसपास। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और पावर सप्लाई, क्योंकि मशीनों की हेल्प से हमें काम करना है, तो पावर सप्लाई का होना यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते भाई, एक्सपोर्ट बहुत किया जाता है ये हमारे यहाँ से, USA, UK, रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, श्रीलंका, अफ्रीका और भी हैं। इन कंट्रीज़ में ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आता है कॉटन वो अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन है। लेकिन फिर भी हर चीज़ की कुछ ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, है ना। एक तो गुड क्वालिटी की कॉटन नहीं उतनी हो पा रही है बहुत अच्छी कॉटन है हमारे यहाँ, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की कॉटन कम हो जाती है, वो स्कैरिसिटी है उसकी कम है, तो वो और उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। मशीनरी हमारे पास बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मशीनरी कॉस्टली आती है, नहीं इतना एफर्ट कर पाते हैं, तो मशीनरी की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है।
पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, इसमें भी बीच में फिर चली गई लाइट, फिर चली गई लाइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। लेबर नहीं मिल पाती चीप, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर बहुत लोगों को लेबर या एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए तो इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री में आती है। बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं इसमें, है ना। तो लेबर की यहाँ पर प्रॉपर उनको अगर जो भी चाहिए उनको, है ना, सप्लाई नहीं हो पाती है, ये सोच लीजिए। और कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, ये बताया मैंने आपको, सिंथेटिक फाइबर के साथ इसका बहुत स्टिफ कंपटीशन है ना, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर कॉटन की कंपैरिजन में सस्ता होता है, प्लस एक अगर हम देखें तो एक एम्पल हमको क्वांटिटी फटाफट मिल जाती है। भाई वो सिंथेटिक है, कॉटन को बनाने में उसकी प्रोसेसिंग अभी हमने बताई, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, सिंथेटिक में टाइम ही नहीं लगेगा, तो उसका मार्केट से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये कुछ उसको फेस करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कौन से एरियाज़ हैं? एरियाज़ यहाँ सारे हैं, देखो महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, नागपुर भी है, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, है ना, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, हुगली, यूपी में कानपुर है, आगरा है, वो भी है मोदी नगर, वो भी है यूपी में, एमपी में ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन। ये आप इसको स्टेट वाइज आप इसको लर्न कर सकते हैं। हो गया आपको कॉटन इंडस्ट्री का यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। बहुत फोर्स किया था महात्मा गांधी ने कॉटन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंडस्ट्री इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री बन जाएगी, इसलिए वो खादी को प्रमोट करते थे, खुद भी खादी पहनते थे और लोगों को भी इसके लिए प्रमोट करते थे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती थी कि एक हैंडलूम की, है ना, और मशीन लूम की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि हैंडलूम हाथ से बने हुए टाइम लगता था ज़रा सा आने में, ठीक है। उसके बाद भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसके जो हमारी इंडस्ट्री थी ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी। डिक्लाइन होने का रीज़न था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में किया वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, ठीक है। वो क्या करते थे, वो वेवर्स को जाकर के रॉ मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया, उनसे क्या बनवा लिया, फिनिश गुड्स बनवा लिया, फिनिश गुड्स बनवा करके वो उसको बाहर भेजते थे, सिर्फ उनका काम क्या था, उसे बाहर भेजना, एक्सपोर्ट यहाँ से कर देना, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे। और ऐसे ही वो कॉटन की भी उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन करवाया, खेती करवाई, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं अब हम पढ़ाएं आपको जूट इंडस्ट्री और फिर पढ़ाते हैं शुगर इंडस्ट्री, तो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई जूट इंडस्ट्री को, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। अच्छा भाई, जूट इंडस्ट्री में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन जो बने हुए सामान होते हैं, उसके जो गुड्स होती हैं, उसका सेकंड नंबर आ जाता है उसमें। तो इसका नंबर फर्स्ट नंबर पे कौन है? देन फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश जूट से बने हुए सामान का फर्स्ट एक्सपोर्ट करने वाला ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। बांग्लादेश कैसे हो गया भाई? पार्ट तो इंडिया का ही है। 1947 से पहले इंडिया में सबसे पहले जो जूट इंडस्ट्री आई थी वो आई थी 1859 में। ये कोलकाता के रिश्ता एक जगह है, उसमें यहाँ पर बनाई गई थी। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो ये जो मिल है ना, ये तो इंडिया में ही रह गई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जहाँ प्रोडक्शन होता था वो बांग्लादेश में चला गया। अब भाई प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, ये तो मिल है ना, रॉ मटेरियल तो वहाँ है ना, इसलिए बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे पहुँच गया। समझ गए मेरी बात को? आगे चलते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये कहाँ पर है इसकी मिल है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी के बैंक पर, रिवर ऑफ द हुगली बैंक, ठीक है, वहीं पर है ज़्यादातर। तकरीबन हम बताएं आपको पूरे इंडिया में तो 70 मिल्स हैं, लेकिन उसका बहुत सारा पोर्शन वेस्ट बंगाल में ही है। वेस्ट बंगाल में क्यों? इसको पानी बहुत चाहिए रहता है, इसकी फसल को पानी बहुत इसको रिक्वायरमेंट होती है, और नदी है, और नदी बहुत बड़ी है, ये 98 किलोमीटर तो लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड है, बहुत बड़ी हो गई ना, तो आराम से वहाँ से उसको पानी के प्रोवाइड हो जाता है। और रही बात बाकी फैसिलिटीज़ की, जैसे बैंकिंग चाहिए भाई आपको, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए आपके लिए, उसके लिए कोलकाता है ही, वहाँ से सारा काम हो जाता है। फिर इसको हमें एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट की ज़रूरत होती है वो भी वहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ कोलकाता में सबसे ज़्यादा हो रहा है।
समझ के मेरी बात को। और चलते हैं, और भी एरिया हैं, ऐसा नहीं है कि खाली भर कोलकाता में ही है। वेस्ट बंगाल, आसाम, एमपी, यूपी, बिहार, एपी, उड़ीसा, यहाँ पर भी है। और यहाँ से चीप लेबर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो भी काम आराम से हो रहा है। ठीक है, कुछ चलते हैं फैक्टर्स की साइड। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए जरूरी हो जाते हैं? अभी बता दिया, वाटर चाहिए भाई बहुत सारा, लेबर भी चीप होने चाहिए क्योंकि काम बहुत होता है इसमें। उसके बाद बैंकिंग फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, है ना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, वाटरवेज, रोडवेज, सब चाहिए, है ना। तो वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्रॉब्लम फिर भी है, प्रॉब्लम तो फिर भी है। क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ डिमांड सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाती है ना। इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, जूट से बने हुए सामान का डिमांड थोड़ी सी मार्केट में कम रहती है। हालांकि ऐसा अब नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग जूट से बने सामान की साइड हम जा रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट भाई हाई रहती है इसमें, क्योंकि इसको बनाने की लागत बहुत आ जाती है ना, तो बने हुए सामान महंगे पड़ते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है ना। क्योंकि अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट था ना अभी तक, प्लास्टिक बैग्स, सो वी यूज डैट ना, इसलिए। और ये सामान महंगे पड़ जाते हैं और इसलिए नहीं हो पाता है। इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नेशनल मार्केट में हो या इंटरनेशनल मार्केट में। सिंथेटिक मिल गया ना हमको, भी हमने बताया, जैसे प्लास्टिक से बने हुए बैग हमको मिल गए, वो इजी हो गए और बहुत सस्ते हो गए, इसलिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए 2005 में एक नेशनल जूट पॉलिसी भी इंडिया में आया। करते हैं शुगर इंडस्ट्री को। ठीक है, अब भाई पहले चलते हैं, शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी की इंडस्ट्री। अब चीनी किससे बनती है सबको पता होता है ये बात, शुगर केन। ठीक है, अच्छा, चलते हैं भाई। तो इंडिया सेकेंड रैंक पर है शुगर के प्रोडक्शन में, समझ गए? अच्छा, और चलते हैं हम। तकरीबन मोर देन 460 मिल्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 460 से भी ज़्यादा मिल हैं। मिल मतलब जहाँ पर शुगर को बनाया जाता है। ठीक है, किससे? शुगर केन से। ठीक है, तो शुगर बनाने में, शुगर इंडस्ट्री में तो इंडिया का नंबर कौन सा है? सेकंड है। लेकिन गुड़ और खांडसारी बनाने में इंडिया नंबर 1 पर है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, चलते हैं इसके कुछ फीचर्स। क्या होता है ये? एक तो ये हैवी रॉ मटेरियल, क्योंकि गन्नों से बनती है ना, शुगर केन से बनती है, तो रॉ मटेरियल क्या है इसका? बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। उसको लेकर के वहाँ से लेके वहाँ तक, मिल तक पहुँचाना पड़ता है इसको, ऐसे ट्रैक्टर में लोड करके, ट्रक में लोड करके, या फिर बुलक कार्ट्स होते हैं उसमें लोड करके वहाँ पहुँचाना होता है। पेरिशेबल नेचर के होते हैं, पेरिशेबल मीन्स खराब हो जाते हैं भाई, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती हैं। लोकेटेड नियर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया। अच्छा देखो, ये वहीं पर लोकेट होंगी जहाँ पर शुगर केन प्रोडक्शन होता होगा, जहाँ पर गन्ना पैदा किया जाता होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने भी बताया कि रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है, फिर वहाँ से लेके वहाँ तक आप पहुँचाएंगे, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा, तो कॉस्ट कहाँ जाएगी बताइए। इसलिए वहीं लोकेटेड, आसपास ही लोकेट की जाती है। ज़्यादातर ये साउथर्न स्टेट में शिफ्ट कर दिए गई। साउथर्न स्टेट में शिफ्ट करने का रीज़न था कि गन्ने में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। सुक्रोज क्या होता है? जो गन्ने में मिठास होती है ना, स्वीटनेस होती है, वो उस सुक्रोज की वजह से होती है। तो अगर साउथर्न एरिया में इसको प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ के क्लाइमेट की वजह से वो सुक्रेज कंटेंट उसमें मेंटेन रहता है, और वो जो शुगर केन होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। तो ज़्यादा मीठे से हमको ज़्यादा शुगर यहाँ पर हमारी बन सकती है, इसलिए। समझ गए मेरी बात को? और आगे क्या चाहिए हमको? ये सीजनल होते हैं नेचर, हर एक मौसम में इसको नहीं हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो नेचर में कैसे होंगे? सीजनल हो जाते हैं। चलते हैं, और एरिया कौन से हैं? यूपी, कर्नाटका, एपी, पंजाब, एमपी, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार। लेकिन यूपी में और बिहार में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, यूपी और बिहार में। और चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी हमने जो उसका फीचर बताया कि सीजनल है नेचर में, तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक मौसम में नहीं मिल सकता है। ठीक है, सीजनल है नेचर में। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इसमें जो बनाने में, यानी कि इसका प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा ओल्ड और एफिशिएंट मेथड से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, नया नहीं है कुछ भी, तो ज़्यादा नहीं हो पाता है। फार्मर्स को बहुत लेबर करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। यूज ऑफ
बगास। बगास क्या होता है? ये बागास कहते हैं इसको। जो शुगर केन के बाद उसको क्रश करने के बाद उसका जूस निकाल दिया, देन रेसिड्यू इज कॉल्ड बगास। ठीक है, बच जाता है तो वो तो पिया होगा ना, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस तो पिया होगा, सबको पसंद होता है। वह उसका बचने के बाद जो उसका स्क्रैप होता है, रेसिड्यू होता है, उसका यूज़, अगर उसका यूज़ बहुत अच्छे से होने लगे, ये कम है हमारे यहाँ यूज़, हालांकि उसको यूज़ करने के बाद प्लेट्स हैं और या फिर जो ये जो खाने के लिए जो भी चीज़ें, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, प्लेट है, बाउल्स है, वो बन सकते हैं उसके, लेकिन उसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। तो क्या रेसिड्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास। ठीक है, उसका यूज़, उसके यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लो सुक्रोज कंटेंट, कभी कभी ऐसे गन्ने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे शुगर केन आते हैं जिसमें सुक्रोज का कंटेंट बहुत कम है, सूख जाते हैं अगर ड्राई हो जाता है मौसम, और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नेक्स्ट लिखा वो ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, जगह से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाता है, और बहुत तेज अगर गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है, उसका सुक्रोज का जो कंटेंट होता है वो उसमें धीरे धीरे ड्राई होने जाता है, तो फिर उसमें शुगर केन में फिर रह ही क्या जाता है। ठीक है ना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स तो बहुत सिंपल है भाई। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो आपके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, और मेन बात ये है कि आप कहाँ पर हों जहाँ पर शुगर मिल हो या शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। इट मीन्स मिल और शुगर केन का प्रोडक्शन, ये दोनों एरिया अगर पास पास हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये तो थी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और अब आगे हम जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमने जो पढ़ाई थी आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसके साथ अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज कीजिए, मैप में इसको लोकेट कीजिए। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।